जाएंगे। प्रदीप जी, आईटीसी बताइए, दो कई सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। कुछ लोग ज़्यादा निगेटिव नीचे की तरफ टारगेट दे रहे हैं, कुछ का मानना ये भी है कि और कितना टूटेगा। कई सारे कारोबार भी हैं कंपनी के, क्या करना चाहिए? क्या ये 2 दिन की गिरावट खरीदारी का एक मौका हो सकती है, कॉन्ट्रा कॉल ली जा सकती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी गिरावट बाकी है काफ़ी? बिल्कुल जी, देखिए ये जो जितने भी हम देखेंगे, आईटीसी, गोदरेज फिलिप्स कल तो 17% नीचे था। आज आईटीसी तो 10% कल नीचे था, गोदरेज फिलिप्स 17% नीचे था। आईटीसी आज भी ऑलमोस्ट अभी तो ऑलमोस्ट 3.5% नीचे ही है। 345 के आसपास का एक डीप लगाने के बाद 352, एंड आई होप चार्ट में ये आज 350 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो इसमें थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकता है। लेकिन एक थ्रेट है, इतना नीचे आने के बाद कभी भी स्टॉक ना फटाक से ऊपर नहीं आता। हमने इंडिगो के साथ देखा, हमने अलग अलग स्टॉक के साथ ऑलरेडी देखा ही है। सो जो नेक्स्ट थ्रेट है वो मुझे लगता है कि 331 से लेके 325 एक रेंज है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा इग्नोर ही करना चाहिए। अब अगर मैं लाइफस्टाइल का ही बात बोलूंगा, अगर किसी को हैबिट है तो आप 18 का सिगरेट अगर 72 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, सो आई डोंट थिंक उनका लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा। शॉर्ट टाइम पे ऑब्वियसली इफेक्ट होता ही है, और स्टॉक में भी ये मोमेंटम शॉर्ट टाइम के लिए दिखा रहा है। तो अभी थोड़ा फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, दूरी मेंटेन कीजिए, पहले देखिए स्टॉक एक बेस बना ले। 370 एंड अबव थोड़ा बहुत अगर मोमेंटम आता है वहाँ पे बेस बनाएगा। अदरवाइज 335 से 325 इस रेंज के अंदर एक बार फिर से आ सकता है, वे भी थ्रेट इसमें है। तो इसीलिए फ्रेश बाई करने का सलाह तो अभी नहीं होगा। फ्रेश बाई के लिए नहीं। मैम, गॉडफ्रे फिलिप जरा एक बार व्यू लीजिए, वीएसटी पर व्यू दे दीजिए इन दो पे। वीएसटी आपकी कॉल भी थी कि अब क्या करें, काफ़ी लोग अब इस पर टिप्पणियाँ सवाल पूछ रहे हैं। क्या करना चाहिए? पहले गॉडफ्रे फिलिप्स जो अभी 2325 पर है, फिलहाल इसको मत खरीदिए, क्योंकि मैंने वीएसटी कंपैरिजन करके ही वीएसटी स्टॉक्स रेकमेंड किया था कि हम आईटीसी को देखें, गॉडफ्रे फिलिप्स को देखें या फिर वीएसटी को देखें। तो तीनों को कंपैरिजन के बाद में वीएसटी आई चूज, एंड उसमें फिलहाल आगे मैं बात करूंगी कि क्या करना है अभी, बट फिलहाल आपको गॉडफ्रे या फिर आईटीसी इन दोनों स्टॉक्स में से अभी मत खरीदो। आपको ये इसी प्राइस के आसपास कुछ और दिन ट्रेड करते हुए दिखेंगे, तो उस समय को पास होने दीजिए और वापस से मैक्सिमम जो और थोड़ी सी डाउनसाइड बची है वो 5% से ज्यादा की नहीं बची है अकॉर्डिंग टू मी। सो जब भी ये 5% तक और थोड़ा सा डिप करते हैं, वहां पर खरीदारी के बारे में आप सोच सकते हैं। नाउ वीएसटी इंडस्ट्रीज जो कि अभी 150 के आसपास आई है। एक सेकेंड, आज सुबह उसमें एक लेवल, यस, अभी 152 के 252, बेग पार्डन, 252 के आसपास है। तो फिलहाल आप इसमें एक बार बने रहिए। देखिए, प्राइस पोजीशनिंग के हिसाब से यही एक ऐसी एकमात्र कंपनी दिख रही है जो कि बाकी स्टॉक से कंपैरेटिवली फिलहाल अभी भी बेटर है। सो इसको थोड़ा सा टाइम दो, चल जाने की चांसेस लगते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करिए। कल की वोलेटिलिटी अच्छी खासी थी, 240 के नीचे गया, बट स्टॉप लॉस जो हम लोगों ने, जो मैंने दिया था, वो अभी भी हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्ट्रेच कर सके तो 234 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पर 275 और 290 के टारगेट का वेट करना अभी भी मेरे हिसाब से सही रहेगा। थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करिए प्लीज। और गॉडफ्रे फिलिप जिनके पास पड़ा हुआ है वो क्या करें, वेट करें या फिर लॉस बुक करें? यहाँ पर कितना आपका मतलब कितने दिन का आपका नजरिया है, वो फिलहाल अगर आप निकल जाएं या फिर एक अटेम्प्ट अगर आपको करना ही है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। हो सकता है कि पुल बैक में आपको थोड़ा सा अच्छा एग्जिट मिल सके। सो मेरी नजर में इंट्राडे लो जो है विच इज 2180, आज का इंट्राडे लो बन रहा है, आप उसमें और 5 रुपए का एक मार्जिन रख के 2175 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए इंट्राडे में। अगर ये ट्रिगर होता है फिर इसकी तरफ मुड़ के मत देखिए, क्योंकि उसके हिसाब से जैसे कि हमने पिछली बार भी बात किया था कि अगर सपोर्ट टूटेंगे तो काफी दूर इनकी बाएंगे, फिर 1800 1700 की बात होगी। तो फिलहाल इंट्राडे लो शुड बी द स्टॉप लॉस। चलिए, ये बात है। हालांकि एक बात से मैं दोनों, कल अंबाला जी भी कह रहे थे और भी प्रदीप जी भी कह रहे थे कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, थोड़े दिन का एक वो है, जिनको मतलब देश निर्माण में अपना योगदान देना है वो दे ही रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं।
लेकिन ठीक है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, अभी प्रेशर थोड़ा सा है। हालांकि बाउंस बैक गॉडफ्रे फिलिप में देखने को मिल रहा है, 1.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कुछ एक कंपनियों पे बातचीत कर लेते हैं जो कि आज ट्रेंड में दिखाई दे रही हैं। प्रदीप सर, MCX देखिए, MCX पे खबर भी है और आज जो है गूगल के ट्रेंड में भी शामिल है और मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक्स में तेज़ी में भी शामिल है। 2278 2278 का हाई लगाया, हालांकि वहाँ से ठीक ठाक करेक्शन आ गया है। अब मॉर्गन स्टैनले ने जो है MCX की रेटिंग को बढ़ावा दिया है। यहाँ प्राइस एडजस्ट हुआ है, वो इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा इतना नीचे आ गया। ब्रोकरेज फर्म ने शेयर का टारगेट प्राइस 66% बढ़ाया और स्टॉक के लिए रेटिंग को बढ़ा करके इक्वल वेट जो है वो कर दिया है। तो इसकी वजह से आज वो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। MCX पर सर क्या टिप्पणी रहेगी? पहली बार स्टॉक स्प्लिट जो है वो लागू हुआ, उसका हुआ है और उसके बाद से आज एक अपग्रेड की रेटिंग आप मिल गई मॉर्गन स्टैनले की तरफ से, उसके बाद से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये जो स्प्लिट है ना, ये बहुत ही पॉजिटिवली मैं देख रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाता है एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, रिटेलर्स के लिए, अरे 10,000 में स्टॉक है, 9,000 में स्टॉक है, हम बाई नहीं करेंगे। लेकिन स्प्लिट होने के बाद उनको भी थोड़ा मौका मिल जाता है। कंटिन्यूअसली चार्ट में हायर हाई फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। अगेन आपको यहाँ पे 2350 और 2400 के आसपास का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई के लिए मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं नहीं इस जोन पे, क्योंकि देखिए चार्ट अभी भी तो पॉजिटिव ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरीके का हमने देखा रिसेंटली कमोडिटी का प्राइसेस भी ऊपर आना, सो फंडामेंटल रीजन भी है MCX का शेयर्स ऊपर आना। तो एक बार एक डीप अगर मिलता है कभी भी, अगर 2150 2170 के आसपास, तो आपके लिए एक बढ़िया सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम लॉन्ग टर्म, मैं तीनों टाइम फ्रेम में ही मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। अच्छा, होल्ड करने की सलाह तो दे दी आपने, खरीदने की भी सलाह है क्या यहाँ पर? और जैसे कि बाई करना सर, थोड़ा डीप में बाई करना है, थोड़ा डीप में वो मिलेबल है 2170 के आसपास, वो एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कभी भी नीचे मिलता है तो उस केस में आपको थोड़ा बाई करना चाहिए, क्योंकि करंट जोन से इतना ऊपर आ गया है। एक बार एक डीप मिलता है तो थोड़ा बहुत प्राइस जो है ना वो एडजस्ट हो जाता है। भागा हुआ स्टॉक है, तो आपका जब इसका थोड़ा विश्राम लेने का टाइम होगा, उस टाइम पे आप इसको एंट्री कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा विश्राम कर ले, उसके बाद से एंट्री कीजिए। और ये जो है MCX जैसी थीम सर 2026 के लिहाज से भी क्या ठीक दिखाई दे रही है आपको? मतलब ये क्या इस तरह के शेयर पोर्टफोलियो में होने चाहिए? हम लोग अब चूँकि अभी हफ्ते का शुरुआती हफ्ता है तो इस पर थोड़ी सी साल भर की भी बात बीच बीच में करते रहेंगे जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि 2026 भी रैली रहने वाला है MCX। एंड ओवरऑल अगर हम कैपिटल मार्केट का थीम अगर देखेंगे, CDSL BSE जैसे स्टॉक्स में भी मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि अगर BSE का बात मैंने कल भी आपको बताया था, कभी भी अगर 2300 के आसपास मिलता है आपको फिर से बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और CDSL भी मुझे अच्छा लगता है और MCX भी तो बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि 2026 पे आपका रडार पे रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो डेफिनेटली ये 2-3 में से जितने भी स्टॉक है थोड़ा बहुत आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बने रहिए, 2026 भी रैली कंटिन्यू रहेगा, रैली कंटिन्यू रहेगा, तो हर लिहाज से बेटर है। हाँ, फ्रेश एंट्री के लिए अभी जगह नहीं। मैम, चूंकि अभी इस थीम की बात होने लगी ना, रेट लगातार ट्रेंड में भी है। कल हम लोगों ने ग्रो में भी बात की थी और इस पर आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। बहुत कमेंट आए लोगों के, कुछ लोग क्या आपने ग्रो पे बात की, मीशो पे भी पूछ लेते, बात कर लेते। तो ये जो है ना, ये कुछ एक ऐसे शेयर हैं जो कि अभी ट्रेंड में हैं, लोग लगातार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो लोगों की क्वेरीज भी काफ़ी रहती है। ग्रो पे अभी व्यू क्या है? आज फिर से रिकवरी आती हुई दिखाई दी। ये बुरी तरह टूटने के लिए तैयार नहीं है। 154-55 के आसपास जो है अभी ट्रेड करता हुआ, फिर रिकवरी के बाद फिर टूटा, आधे % के आसपास की गिरावट। लेकिन ओवरऑल ग्रो कर लेकर के क्या व्यू है और करंट लेवल पे क्या कंफर्टेबल हैं आप, और 2026 के लिए भी और वैसे भी अगर 1-8 महीने का व्यू हो तो क्या व्यू है इस पर? इट्स मी। हाँ जी मैम, अब एक एक करके जी। ओके, सो 130 इज द स्टॉप लॉस, करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। 185, 210, 240, अभी तो टेप रिकॉर्डर जैसा हो गया, इतनी बार ग्रो को पूछा है लोगों ने। सो वही टारगेट्स हैं, वही स्टॉप लॉस है और करंट लेवल पर अभी बिल्कुल बाय के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही फिलहाल, वैल्यूएशन कंफर्ट तो आप नहीं ढूंढ सकते इसमें, मतलब दिस इज नॉट द प्राइस जहां पर मुझे कंफर्ट वैल्यू वाइज आएगा। लेकिन जो ग्रोथ हो सकती है उसको लेकर के मैं थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक आपको दिखूं इस पे। तो 130 रुपए के स्टॉप लॉस पर करंट प्राइस पर आ सकते हैं। 185, 210, 210, 240 के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये बात है। अभी भी करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर टारगेट आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिए होंगे। इस पर मैं राय चाहूँगा कि प्रदीप जी की भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ मैम जरा एक चीज़, वो मीशो पे
जरा एक व्यू दे दीजिए। कल काफ़ी लोगों ने कहा मीशो पे बात नहीं, उसके बाद मैं प्रदीप से ग्रो पर भी उनकी भी राय ले लूँ, क्योंकि ग्रो पे काफ़ी ज़्यादा सवाल रहे, तो हर तरह के व्यूज़ मिल जाए। पहले आप मीशो पे बता दीजिए। देखिए, मीशो मैं फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये मुझे स्टॉक इस वैल्यूएशन पर पसंद नहीं है। कई बार हम ओवर वैल्यूएशन देने के लिए तैयार होते हैं कुछ बिजनेसेस को लेकर के, लेकिन कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको वैल्यूएशन को प्रायोरिटी देनी होती है। तो मीशो में वो कंफर्ट प्राइस मुझे नहीं दिखता। मैं मीशो को जब तक ये 130-35 पर नहीं आता, उससे पहले मेरा इसमें कोई बाइंग का विचार नहीं है, और अभी 180 पर चल रहा है। चलिए सर, ग्रो। बिल्कुल जी, मैं ग्रो में मेरा पॉजिटिव व्यू है। मुझे लगता है कि इस बार अगर 193 क्रॉस करता है तो अगेन आपको 250 एंड अबव भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट हम तो आईपीओ के टाइम से ही कवरेज कर रहे हैं ग्रो को। 115 एंड अबव भी मैंने बाय करने का सलाह दिया था। ऑलमोस्ट 200 के आसपास का टारगेट था, 193 का टॉप बनाया। अब देखिए लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है ना कि ग्रो शॉर्ट टाइम में जो 115 से 200 तक आ गया, फिर से 200 से 400 तक आ जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको ग्राउंड पे आके रियलिटी चेक करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि कोई भी आईपीओ जब न्यू आता है, आप देखेंगे वो जो एक मोमेंटम होता है 2-1 दिन का, मोमेंटम के बाद थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन में चला जाता है। तो प्राइस ज्यादा नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। शॉर्ट टाइम में जो नीचे आया था ऑलमोस्ट 144 के आसपास, तो वहां पे एक बढ़िया सा सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉक भागा है। तो फिलहाल अभी होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि अगेन आपको 193 एंड 200 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा इसमें। गोल्ड को, ग्रो को आप किस लेवल पे कंफर्ट जोन पे होंगे खरीदारी करने के लिए? सर मुझे लगता है कि अभी करेंट जोन से ही खरीदना चाहिए, स्टैगर मैनर पे थोड़ा बहुत। मतलब इफ आई वांट इन्वेस्ट टू एटलीस्ट 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे 50,000 इन्वेस्ट करूंगा। बाकी का 50,000 मुझे एक बार 135-130 कभी भी मिलता है तो थोड़ा स्टैगर मैनर पे मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नेक्स्ट कैपिटल मार्केट का थीम का एक स्टॉक है, तो मुझे लगता नहीं कि स्टॉक ज्यादा नीचे आएंगे। तो इसमें फंडामेंटल रीजन भी बहुत सारे हैं, सो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा इसमें। चलिए, ये बात हो गई ग्रो को लेकर के। अब आते हैं एक और धमाकेदार शेयर जो कि पिछले 3 दिन से इतनी खबरें, इतनी वॉलेटिलिटी और तमाम चीज़ें चली हैं। अंबाला मैम, वोडाफोन पे जरा व्यू दीजिए। आज फिर इसने 12 रुपए के लेवल को क्रॉस किया। हालांकि जो खबर आई है वो नेगेटिव आई इस पर, एक आज फिर से स्क्रीन पे खबर भी ले आइएगा वोडाफोन की। और लेकिन शेयर जो है 12 रुपये 5 पैसे का हाई लगाया है। अभी 11 रुपये 75 पैसे पे चल रहा है। ऊपर लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। जिस तरह की गिरावट परसों देखने को मिल रही थी, वहाँ से शानदार रिकवरी आ गई है। क्या करना चाहिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, कुछ 1-2 दिन आपको ये 11 रुपए के आसपास फिर से मिलेगा। तो कल 10.5 रुपए के आसपास जो लोग खरीदार बने थे, 12-11 रुपए पर भी फॉर दैट मैटर जो खरीदार बने थे डिप में, या फिर किन्होंने, जितने लोगों ने कल 11 रुपए 30 पैसे 40 पैसे पर भी लिया होगा, उनके लिए जो पहला टारगेट दिया था वो 12 रुपए ही था, वो हिट हो गया। सो अभी एंट्री से पहले 2-4 दिन दीजिए इसको, सो दैट ये आपको वापस से 11 और 10.5 के बीच में मिल जाए। वहां मिले तो वापस से एंट्री के बारे में बिल्कुल सोचेंगे। और 9 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस, और फिर से 12 रुपए से 14 रुपीज के स्विंग ट्रेड के टारगेट। स्विंग ट्रेड इसलिए कि अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के बिना ना करें। 14 रुपए का टारगेट हिट होने के बाद अगर आपका एक्सटेंडेड व्यू बन रहा है कि हम इसको होल्ड करेंगे 24 के लिए भी, तो फिर आप इसमें ट्रेडिंग करिएगा। बट फिलहाल फॉर फ्रेश एंट्री वेट फॉर 11 या फिर 10.5 कम से कम। चलिए, आप सभी दर्शकों से लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना हो सके इस लिंक को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने जो है फेसबुक, ट्विटर अकाउंट में लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। अभी हमारे साथ करीब 1600 के आसपास दर्शक थे, अभी 1550 के आसपास दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम की पहुंच हो, इसके लिए जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, अब बात हमारी हो गई वोडाफोन को लेकर के, और वोडाफोन के बाद अब थोड़ा सा ऑटो इंसलरीज की तरफ आते हैं, क्योंकि जिस तरीके के नंबर देखने को मिले हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑटो इंसलरीज में ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और एक शेयर जो लगातार धमाका कर रहा है ऑटो के अंदर, अशोक लेलैंड है, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सर जरा जेबीएम ऑटो देखिएगा। जेबीएम ऑटो, जमुना ऑटो, दोनों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। ये मतलब अब ये नए सुपरस्टार निकल रहे हैं ऑटो इंसलरी के अंदर से, क्या करना चाहिए? बीते 4-5 दिन में 7-8% चला है। क्या यहाँ पे नई एंट्री अब लेनी चाहिए या फिर रैली आ चुकी है, थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए? जमुना ऑटो 4% ऊपर है, ये 100 रुपये की या 125 के आसपास की रेंज में है। इन जेबीएम और जमुना दोनों पे आपका व्यू?
देखिए जमुना ऑटो तो सर अभी भी यहाँ से भी, और मुझे लगता है कि 5 to 7% रैली बाकी है। 138.40 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 140 क्रॉस करने के बाद अगर वीकली क्लोजिंग मिलता है देन यहाँ पे एक बार पोजीशन बनाया जा सकता है, लेकिन जिनके पास पोजीशन